दोस्तों, चलिए आज एक कहानी के माध्यम से आप तक कुछ पहुंचाने का कोशिश करता हूं। 3 आदमी भगवान के पास पहुंचे। पहला आदमी, मैं पुजारी था, मैंने आज बड़ी सेवा की है, मुझे स्वर्ग में भेजिए भगवान। भगवान कहते हैं, इसे नर्क में ले जाओ। दूसरा आदमी, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की, भगवान मुझे तो स्वर्ग ही भेजना। भगवान कहते हैं, इसे भी नर्क में ले जाओ। तीसरा आदमी, मैं एक शादीशुदा आदमी था, भगवान बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। तो दोस्तों, जिसको जहाँ जाना था वो वहाँ चला गया। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वायुमंडल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है आपको वायु और दूसरा होता है मंडल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ, है ना, पृथ्वी के चारों ओर एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन क्या पाया जाता है? आवरण होता है दोस्तों। क्या बोला गया? पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आवरणों को क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें गैस पाया जाता है, उसमें कुछ मात्रा में जल वाष्प पाया जाता है और धूल के कण भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब गैस पाया जा रहा है तो कौन कौन सा गैस पाया जाता है? इनका क्या पूछा जाता है? हमेशा सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गैस में कौन कौन सा गैस हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। किनकी प्रतिशत ज़्यादा और किसकी प्रतिशत क्या होती है? कम है। ये भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो गैस है, गैस जो है वायुमंडल में जो पाया जाता है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको N2 से हम डिनोट करेंगे। लगभग ये जो नाइट्रोजन है उसको भी देख लेंगे कितना % पाया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद है दोस्तों आपका आर्गन। उसके बाद है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन अगर पाया जाता है तो ये प्रकृति में या वायुमंडल में जो है 78% पाया जाता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 20.99% पाया जाता है। इसका मतलब है ये लगभग 21% के आसपास है। और आर्गन की बात करें तो ये 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट काफ़ी कम है, 0.03%। यह वायुमंडल में इस गैस की उपस्थिति है, 0.03%। उसके बाद अगर हम बात करें जल वाष्प की दोस्तों, तो जल वाष्प भी कुछ मात्रा में हमारे वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल वाष्प की भी उपस्थिति उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी की है। तो याद रखिएगा, जो ऊंचाई के साथ जो हमारा ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। जल वाष्प जो होता है ऊंचाई के साथ, मतलब यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो ऊंचाई के साथ क्या होता है? इसकी मात्रा जो होती है, जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? कम होती है दोस्तों।
ऊंचाई के साथ, पहला तो इसका डेफिनेशन है जल वाष्प। जल वाष्प तो है वायुमंडल में, लेकिन ऊंचाई के साथ जो जल वाष्प है उसकी मात्रा में कमी आती है। और जो वायुमंडल का आयतन का, वायुमंडल का यानी जो टोटल वायुमंडल में इतने सारे गैसें पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों में लगभग इसको माना जाता है कि जल वाष्प जो होता है वायुमंडल के जो आयतन है, और मान लो जो भी आयतन होगा वायुमंडल का आयतन जो है उसका ये जो जल वाष्प है वो है 4%। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जल वाष्प जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। पहली बात, समतल यानी धरातल, धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, हमारा जो जल वाष्प होता है ये वायुमंडल का जितना भी बड़ा आकार है ना जी, उसका 4% होता है। और साथ ही साथ टोटल भार का, वायुमंडल के जो भार है, भार, इसके भार का 3% होता है, 3% होता है। वायुमंडल के आयतन का 4% और भार का 3% क्या होता है, आपका जल वाष्प होता है। ऐसा माना जाता है क्या कि 50% जो जल वाष्प है, ये जो जल वाष्प है 50% ये पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी में ही, 2 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, ऊंचाई में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पृथ्वी की धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही आपके जितने टोटल 100% जल वाष्प में 50% जल वाष्प आपको 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मिल जाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट इसके लिए एक फैक्ट है, क्या है कि प्रति सेकंड 16 लाख टन, प्रति सेकंड, प्रति जो सेकंड है ना 16 लाख टन, प्रति सेकंड 16 लाख टन जल वाष्प बनता है दोस्तों। प्रति सेकंड 16 लाख टन जल वाष्प, यहाँ पर क्या होता है, एक सेकंड में 16 लाख टन जल वाष्प क्या होता है, वायुमंडल में विद्यमान रहता है, वायुमंडल में विद्यमान रहता है। उसके बाद धूल के कण, तीसरे नंबर में वायुमंडल में क्या है, तो धूल के कण है। तो धूल के कण, धूल के कण हमारे वायुमंडल में है। ये जो धूल की कण है दोस्तों, धूल के कणों, देखो धूल के कण भी हमारे वायुमंडल में एक अहम भूमिका निभाता है। धूल के कण के कारण ही हमारे वायुमंडल में बादल, धुंध, कोहरा, अन्य प्रकार के घनीकरण प्रारूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये जो धूल के कण है, तो धूल के जो कण होते हैं दोस्तों, धूल के कणों की सहायता से क्या होता है, से बादल बनते हैं, बादल, धुंध, कोहरा, कोहरा बोलते हैं, कोहरा, या अन्य प्रकार के घनीकरण प्रारूपों का निर्माण होता है। और ये भी धूल के कण भी वायुमंडल में एक विशेष स्थान रखता है। उसके बाद है दोस्तों वायुमंडल की संरचना कैसी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडल की संरचना से भी क्या बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं आपके। तो वायुमंडल की अगर हम संरचना की बात करें तो सबसे नीचे स्तर पर है क्षोभ मंडल। इसको बारी बारी से जानेंगे कि क्षोभ मंडल होता क्या है ना, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही छुपा हुआ है क्षोभ सीमा कहते हैं, उसको भी देख लेंगे। दूसरा आता है आपका समताप मंडल, समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में
आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। उसके बाद है आपका मध्य मंडल। उसके बाद होता है आपका आयन मंडल। उसके बाद दोस्तों पांचवा होता है वायुमंडल। तो ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसको बोलते हैं मेजो, इसको बोलते हैं आयनो, और एक और बचा दोस्तों पांचवा ये ऊपर में लिख देता हूँ। पांचवा क्या होता है? वायुमंडल, एक्जो स्फीयर बोलते हैं इसको। तो जो क्षोभ मंडल है ये इम्पोर्टेंट है पहले तो, है ना। पहले ये जान लेते हैं कि क्षोभ मंडल किसे कहते हैं। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई, है ना, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या मिलता है? आपका क्षोभ मंडल मिलता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन कौन सा गैसें विद्यमान पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन गैस, आपका ऑक्सीजन गैस, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें जल वाष्प, और क्या होता है? धूल के कण। ये सारे चीज़ें क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। ये क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? तो पहली बात, सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई को तक क्षोभ मंडल का क्या रहता है? क्षोभ मंडल होता है। और N2, O2, CO2, जल वाष्प और धूल के कण इसी में क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। इसी में ही क्या होता है? क्षोभ मंडल में बहुतायत मात्रा में ये गैसें क्या होती है? उपलब्ध होती है। वो अब जैसे कि हम जानते हैं कि इसी क्षोभ मंडल में हम ऊंचाई के साथ अगर हम जाएं तो ऊंचाई के साथ अगर हम बात करें, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई के साथ 165 मीटर क्या हो जाता है? 165 मीटर ऊपर जाने पर हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? तापमान में कमी आती है। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा अभी तापमान है तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान शेष रह जाएगा। तो क्षोभ मंडल जो होता है ये सबसे पहली मंडल होता है जो कि पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है, और जिसमें N2, O2 यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि इसी क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें, यानी पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक अगर जाएँ तो 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है हमारा समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इस स्ट्रेटोस्फीयर में ही ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 18 से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अगर हम बात करें तो यहीं पर हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। उड़ाए जाते हैं। यहीं पर क्या होता है आपका? ये उड़ाए जाते हैं। और इसी समताप मंडल में एक और मंडल पाया जाता है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, लेकिन इसको हम ओजोन मंडल के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो ओजोन मंडल है दोस्तों, ये क्या करता है? पृथ्वी के जो 18 से 50 है ना, लगभग ये जो है 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, यानी ये लगभग 30 किलोमीटर की एक मोटी परत है दोस्तों। 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक क्या होता है? ओजोन परत होता है। अब ये जो ओजोन परत है दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों, अल्ट्रावायलेट रेस यानी
पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसलिए ये जो मंडल है ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को बचाए रखने में भी इसका क्या है, बड़ा योगदान है। इसमें इस ओजोन मंडल को या ओजोन परत को नुकसान पहुंचा कौन रही है? नुकसान पहुंचा कौन सा गैस रहा है? तो नुकसान जो है सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे ही तमाम गैसें क्या कर रही हैं, इसको नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे ही गैसों से क्या हो रही है दोस्तों, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों से हमारा ओजोन मंडल क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसको बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और कम से कम फ्यूल से जलने वाले, ईंधन से जलने वाले चीज़ों का जो कि प्रदूषण फैलाते हों, उनका क्या करना चाहिए, हमें बहिष्कार करना चाहिए, यानी उसका उपयोग कम करना चाहिए। आप चाहें तो बहिष्कार भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो होता है पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई को कहते हैं। उसके बाद 80 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई को हम आयन मंडल कहते हैं। और 600 से ऊपर जो ऊंचाई है वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। तो आयन मंडल इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयन मंडल जो है वो वही एक आयन मंडल है। इस आयन मंडल में बहुत सारी गैसें क्या होती है, पाई जाती है। ये क्या होती है, ये इस मंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं दोस्तों, वो कॉस्मिक किरणें क्या होती है, ग्रहण कर लेती है। कौन सी? इस मंडल में पाई जाने वाली गैस, ये जो गैस है, ये जो मंडल में जो पाई जाने वाली गैस है ना, ये क्या होती है, कॉस्मिक किरणों को ग्रहण करती है, कॉस्मिक किरणों को ग्रहण कर लेती है। कॉस्मिक किरणों को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। नतीजा क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाते हैं, आयनीकरण हो जाते हैं, विद्युतमय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विद्युतमय। क्या हो जाते हैं, ये विद्युतमय हो जाते हैं। अब विद्युतमय होगा और चार्ज होगा तो उसी कारण से तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, आयन मंडल बोल रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। और इसकी और कई सारी विशेषताएं हैं। इस कारण से ही कि ये कॉस्मिक किरणों को ग्रहण कर लेता है, इसी वजह से वहाँ के पार्टिकल्स जो होते हैं, कण होते हैं, वह आयनीकृत हो जाते हैं और या फिर तो विद्युतमय हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर संचार साधन संभव होते हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, संचार साधन संभव होते हैं। और जो हम देखते हैं टेलीविज़न पर प्रसारित हो रहा है या फिर रेडियो में प्रसारित हो रहा है, तो उसका जो ये सारे चीज़ें आपका कहाँ पर मध्यमंडल से संचारित किया जाता है। उसके बाद ये आपका क्या बोलते हैं, आयन मंडल है। चूँकि हमने देखा क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कमी देखा गया, लेकिन आयन मंडल में कॉस्मिक किरणें ग्रहण कर लेने के कारण या विद्युतमय या आयनीकृत होने के कारण वहाँ पर की टेम्परेचर जो है दोस्तों 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यानी यहाँ पर ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रहा है। और अगर हम आयन मंडल की बात करें तो इसके जो बाह्य भाग पर लगभग जो टेम्परेचर है ये 55-68 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसके बाह्य भाग में अगर टेम्परेचर देखा जाए बाहरी भाग पर तो 55-68 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
दोस्तों अब इसका महत्व भी देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारा उद्देश्य क्वेश्चन के साथ साथ आपको जानकारी देना भी है। तो वायुमंडल का महत्व क्या है? महत्व क्या है दोस्तों वायुमंडल का? आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? जीवन के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान। हर इंसान की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ये नहीं है तो सारा जंजाल हमारे जीवन में छा जाएगा दोस्तों। तो रोटी, कपड़ा, मकान, वायुमंडल यानी इस जीवन के लिए ज़रूरी है। और ये जो ज़रूरी है दोस्तों, आप बिना खाए जो है कुछ दिन तो जी लेंगे, कुछ दिन सरवाइव किया जा सकता है बिना खाए भी, बिना पिए भी कुछ दिन रहा जा सकता है, लेकिन बिना सांस के दोस्तों कुछ भी संभव नहीं है। बिना सांस की हम क्या नहीं कर सकते? जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और इसका सुरक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है दोस्तों। इसीलिए वायुमंडल में वायु का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना बाकी चीज़ों का है दोस्तों। तो इस तरह हम अपने जीवन में एक जागरूकता लाएं। अधिक से अधिक क्या करें दोस्तों? पेड़ लगाएं। और इससे हम क्या कर सकते हैं? वायुमंडल को बचा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।